रहीम। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये स्लाइड डिस्कस की थी। मैं इसको एक मतलब और डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, बात ये है कि अगर आप रेजिडेंट है तो आपको अपनी वर्ल्ड ओवर इनकम यानी कि पाकिस्तान सोर्स इनकम भी और अगर कोई फॉरेन सोर्स इनकम आ रही है वो भी आपको सब कुछ यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा और आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम भी है और साथ में लेट से यूके से भी आपकी इनकम आ रही है तो आप दोनों की इनकम पर आप पाकिस्तान में टैक्स पे करें। अच्छा, अब इसमें चांसेस क्या हैं कि यूके की इनकम पर यूके में आप टैक्स पे करोगे और यूके की इनकम को यहाँ भी टैक्स करने की बात हो रही है, ये तो डबल टैक्स हो गया। तो बात के साथ इसी डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए बाकायदा एक एग्रीमेंट बनता है सेक्शन नंबर 107 में। ये पावर है एफबीआर के पास या गवर्नमेंट के पास बेसिकली। ओके, तो गवर्नमेंट ये कर सकती है कि किसी भी फॉरेन कंट्री से एग्रीमेंट साइन कर सकती है, एग्रीमेंट फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, जिससे हम कहते हैं बेसिकली टैक्स ट्रीटी। ओके, अच्छा, ये टैक्स ट्रीटी इसके असल में अलग अलग कंसेप्ट हैं, देखिए हर कंट्री के साथ डिफरेंट टैक्स ट्रीटी साइन की हुई है। अच्छा, वो जो टैक्स ट्रीटी की डिटेल्स हैं वो तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन उसका बेसिक कंसेप्ट हमारे पास है और वो ये है कि इस ट्रीटी का मतलब ही ये होता है कि डबल टैक्स लगेगा। तो 99% चांसेस क्या हुए कि यूके की इनकम पर आप यूके में टैक्स पे कर दें और पाकिस्तान की इनकम पर आप पाकिस्तान में टैक्स पे करें। तो टैक्स ट्रीटी के होते हुए हमें फॉरेन सोर्स को पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं करना, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर टैक्स ट्रीटी है तो बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आप अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में डिस्क्लोज करें। ओके, तो यही वजह है कि जो आजकल कोर्ट्स में मुकदमा चलते हैं, केसेस चल रहे होते हैं कि ये अमीर नहीं है, सादिक नहीं है, तो इसका मतलब बेसिकली होता है कि फॉरेन सोर्स इनकम कोई जुर्म नहीं है लेकिन उसको डिस्क्लोज नहीं किया। फॉरेन कंट्री में एसेट्स रखना कोई इलीगल नहीं है लेकिन उसको डिस्क्लोज नहीं किया था और ये प्रूव नहीं कर पा रहे कि ये पैसा कहाँ से आया। ठीक है, ओके, एक बात। दूसरी बात ये कि अब एक और चीज सुन लीजिएगा, एग्जामिनेशन पर्पस के लिए कुछ अजम्पशन हम ले रहे होते हैं। ओके, अच्छा, अब ये अजम्पशन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन कॉमन अजम्पशंस क्या हैं ये कौन बताएगा आपको? डेफिनेटली ये कोई टीचर आपको बताएगा, ठीक है, जो कि मैं हूं। तो सुने जरा, अजम्पशन ये होती है कि अगर एग्जामिनेशन में कोई चीज मेंशन ना की जाए तो हम अज्यूम करते हैं कि डबल टैक्सेशन ट्रीटी डज नॉट एग्जिस्ट, वरना तो हर किसी की फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम हो जाएगी। ओके, तो ये हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि जब तक कोई चीज ना बताई जाए हम ये अज्यूम करेंगे कि टैक्स ट्रीटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम फॉरेन सोर्स इनकम को टैक्सेबल करेंगे। अच्छा, उसके मुकाबले में अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है तो उसको अपने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम डिस्क्लोज करनी है। अच्छा, अब इसके लिए मैंने एक एग्जांपल आपको चाह दी थी, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। अगर मैं हूं कमिश्नर, ओके, और हम दो केस ले लेते हैं। अच्छा, हबीब बैंक लिमिटेड, उसकी ब्रांचेस पाकिस्तान में भी हैं और बाहर भी हैं, लेकिन हबीब बैंक लिमिटेड है रेजिडेंट इसलिए कि वो इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान है। अच्छा, इसके मुकाबले में जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है वो नॉन रेजिडेंट होगा, यानी कि उसकी ब्रांचेस पाकिस्तान में भी हैं और बाहर भी हैं। अच्छा, वो नॉन रेजिडेंट क्यों होगा? इसलिए कि एक तो वो इनकॉर्पोरेट हुआ पाकिस्तान से बाहर, दूसरा क्या उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट होली पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल भी नहीं करता। तो फिर सुनिएगा, मैं हूं कमिश्नर, मेरे पास दो केसेस हैं, एक है हबीब बैंक लिमिटेड का, दूसरा है ईस्टर्न चार्ट का। अच्छा, क्या मैं हबीब बैंक लिमिटेड से ये क्वेश्चन कर सकता हूं कि उसकी यूके की ब्रांच में और श्रीलंका की ब्रांच में कितना प्रॉफिट हुआ? बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि हबीब बैंक लिमिटेड रेजिडेंट होने की वजह से उसको अपनी वर्ल्ड और इनकम डिस्क्लोज करनी है। टैक्स ट्रीटी बाद में आएगी, हम टैक्स ट्रीटी में जाके देखेंगे कि वहां लिखा हुआ क्या है। ओके, अच्छा, यही क्वेश्चन कि यूके की ब्रांच में कितना प्रॉफिट हुआ, श्रीलंकन ब्रांच में कितना प्रॉफिट हुआ, क्या ये क्वेश्चन हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से कर सकते हैं? द आंसर इज नो, इसलिए कि वो नॉन रेजिडेंट है और एक नॉन रेजिडेंट को अपनी सिर्फ और सिर्फ
फॉरेन सोर्स इनकम डिस्क्लोज नहीं करनी, सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम डिस्क्लोज करनी है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब उसके बाद हम देखते हैं 107। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं ये देखूं, जरा एक चीज अकाउंटिंग के हिसाब से आपके साथ शेयर कर लें, वो ये है कि अगर आपने अकाउंट्स में IFRS या IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े हों, तो आपको पता है कि अगर लोकल लॉज में और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हो तो क्या चीज अप्लीकेबल होगी? चलें बताएं आप लोग। अगर लोकल लॉज में और IAS में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन होगी तो क्या चीज अप्लीकेबल होगी? लोकल लॉज, लोकल लॉज, लोकल लॉज, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ना, तो जहां कॉन्ट्रडिक्शन हो वहां पर IAS अप्लीकेबल नहीं होते, लोकल लॉज अप्लीकेबल होते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर टैक्स ट्रीटी में और लोकल लॉज में कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो टैक्स ट्रीटी अप्लीकेबल होगी, ठीक है। ये जरा पैराग्राफ आप लोग पढ़ें, ये वाला, सॉरी। अगर टैक्स ट्रीटी में और लोकल लॉज में कॉन्ट्रडिक्शन है तो टैक्स ट्रीटी अप्लीकेबल होगी, वहां पर लोकल लॉज हो जाएंगे इनएप्लीकेबल। जैसे कि हमने एक एग्जांपल आपको दी है, वो ये है कि अगर डिविडेंड कम पाकिस्तान में टैक्सेबल है, ठीक है ना, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री में के साथ टैक्स ट्रीटी में ये बात लिख दी जाए कि डिविडेंड कम एग्जाम्प्ट होगी, ठीक है, तो फिर उस कंट्री के जो सिटीजन उनकी पाकिस्तान सोर्स इनकम डिविडेंड कम एग्जाम्प्ट हो जाएगी और फॉरेन सोर्स भी एग्जाम्प्ट होगी, ठीक है, ओके। अच्छा ना, उसके बाद अब एक छोटा सा मसला सुनिएगा। ये अच्छा, ये जो नोट है ना हमारी बुक में, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। इन नोट्स को आपको अच्छा कुछ के लिए आप और वहां से कुछ इनकम आ गई, खैर जापान से इनकम अर्न करने के लिए आपको पता है जापान जाना जरूरी नहीं है, यहाँ बैठे कर सकते हैं। पाकिस्तान में आप